Recording the message here, screen share. Yes, ma'am. ठीक है। तो देखो हम लोगों ने जो इलास्ट्रेशन किया था उसमें 8 और कुछ बाकी है वो पहले करते हैं, उसके बाद बाकी देखेंगे जितना हो पाए। तो यहाँ पर 8 नंबर वाला बोला, मतलब 1 से 7 तक हम लोग का कंप्लीट है। बोला है कि एबीसी हॉस्पिटल रन से क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है। तो ये एक हॉस्पिटल के कॉस्टिंग के ऊपर है कि वो सीसीयू चलाता है, क्रिटिकल केयर यूनिट इन ए हायर्ड बिल्डिंग, ठीक है। तो जहाँ ये हॉस्पिटल बना हुआ है वो बिल्डिंग जो है हायर किया हुआ है, ठीक है। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। मतलब ये जो सीसीयू सेक्टर है यहाँ पर टोटल 35 बेड्स है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके ना 35 बेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर 5 बेड 1 2 3 4 5 बेड एकोमोडेट कर सकते हैं, ऐसा इनके पास स्पेस है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 40 बेड्स ये लोग रख सकते हैं। 35 बेड्स जो है वो रेगुलरली रहता है, 5 बेड अगर जरूरत पड़े तब वो वहां पर ऐड कर लेंगे, इतना इनके पास कैपेसिटी है। रेंट पर मंथ बोल दिया है 75, बोला है ना कि हायर्ड बिल्डिंग में है, तो रेंट जो है 75,000। सुपरवाइजर 2 पर्सन 25,000 पर मंथ ईच। तो एक जन को 25,000 करके मिलता है, तो 2 जन को 50,000 पर मंथ का खर्चा लगता होगा, ठीक है। 4 नर्स है जिसमें 20,000 पर मंथ करके देना है एक एक जन को, तो फिर 4 जन को 80,000 पर मंथ करके देना है, क्योंकि एक जन को अगर 20,000 देंगे तो 4 नर्स को 80,000 देंगे। वार्ड बॉय जो है 5,000 पर मंथ करके मिलता है, तो 4 वार्ड बॉयज है तो 4 जन को 20,000 पर मंथ करके मिलेगा। फिर बोल रहा है डॉक्टर्स पेड 2,50,000 पर मंथ। डॉक्टर जितने भी है वो बताए नहीं कितने काउंटिंग में है, लेकिन बता रहा है कि उनको 2,50,000 पर मंथ करके मिलता है, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। तो बोल रहा है कि डॉक्टर को जो सैलरी दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। बोल रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट, मतलब जितने पेशेंट को वो अटेंड करते हैं, और जितना टाइम, मतलब पेशेंट को दिया गया टाइम और नंबर ऑफ पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर मंथली इनका 2,50,000 जाता है। अदर एक्सपेंसेस जो है फॉर द ईयर, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सब जो है पर मंथ दिया हुआ है, क्योंकि देखो इस चैप्टर में हमें देखना पड़ता है ना कि हमें सारा डेटा एक ही पैरामीटर पे दिया हुआ है कि नहीं, पर मंथ पे दिया हुआ है कि पर एनम। तो रिपेयर्स जो है फिक्स्ड है 81,000। फूड टू पेशेंट वो भी हम लोग का, ये पूरा सारा खर्चा ही ना हम लोग का ईयरली दिया हुआ है। तो रिपेयर्स इतना पूरे साल का, फूड टू पेशेंट इतना ये भी पूरे ईयर का, अदर सर्विसेज टू पेशेंट ये भी पूरे ईयर का, लॉन्ड्री चार्जेस ये भी पूरे ईयर का, मेडिसिन ये भी पूरे ईयर का, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये भी पूरे ईयर का, एडमिनिस्ट्रेशन ये भी पूरे ईयर का। लेकिन इसमें हमें क्या है, फिक्स्ड वेरिएबल जो है वो इन्होंने खुद से ब्रैकेट में डाल के बता दिया है। अगर ऐसा बता दिया है तो इस क्वेश्चन को हमें फिक्स्ड वेरिएबल पार्ट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि फिक्स्ड वेरिएबल बाइफर्केशन दिखा रहे, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा ना उसमें फिक्स्ड वेरिएबल का बाइफर्केशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है इट वाज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 डेज इन ए ईयर, it was estimated that for 150 days in a year 35 beds are occupied and for 80 days only 25 beds are occupied। बोल रहा है कि पूरे ईयर में, ठीक है, 150 डेज ऐसा होता है कि 35 बेड्स ऑक्युपाई होते हैं, मतलब जो नॉर्मली लगे हुए हैं, ठीक है। और 80 डेज ऐसा होता है कि 25 बेड ऑक्युपाई होता है। ये देखो इनका भी सीजन वाला बात है। सीजन का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जब कोई बीमारी वगैरह हो जाते हैं, जैसे मान लो कभी मलेरिया हो रहा है, कभी डेंगू हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो 35 का 35 बेड भरा हुआ रहता है, ऐसा 150 डेज होता है। और 80 डेज ऐसा होता है ईयरली जब 25 बेड ही ऑक्युपाई होता है। द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। बोल रहा है कि हॉस्पिटल बोल रहा है कि हॉस्पिटल जो है वो हायर करता है 750 बेड्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बोल रहा है कि हॉस्पिटल हायर करता है 750 बेड्स
एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। बोल रहा है कि एक दिन में 100 रुपीज का रेंट लगता है अगर हायर में बेड लिया जाता है, और इन्होंने 750 बेड हायर किया है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनके पास कैपेसिटी पर डे कितने बेड हायर करने का है, 5 ही है, क्योंकि इनका 35 तो फिक्स्ड है सीसीयू यूनिट में, और एक्स्ट्रा 5 बेड जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो 750 बेड जो हायर हुआ है, तो इसका मतलब ये कितने दिन पे हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 750 बेड जो है पर डे थोड़ी ना हायर कर सकता है, तो हॉस्पिटल हायर्ड ये टोटल बताया है 750 बेड। ये हमें कैसे समझ में आएगा, भले ही हमें बोला ना हो, क्योंकि पर डे हम लोग 5 बेड को ही एक्स्ट्रा एकोमोडेट कर सकते हैं, तो टोटल 750 बेड एकोमोडेट हुआ है। तो इसका मतलब ये एक दिन का तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये कितने दिन का है, 750 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो पता चल जाएगा ये कितने दिन का है। तो ये हो जाएगा 150 डेज का। ठीक है, तो 150 डेज में इन्होंने क्या किया है, 5 बेड्स जो है, जो एक्स्ट्रा एडिशन है वो 150 डेज हुआ है पूरे साल भर में, और एक एक बेड का चार्जेस है 100 रुपीज टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट। ताकि एक्स्ट्रा इसीलिए है कि देखो नॉर्मली 35 पेशेंट आए तो ये तो उनको एडमिट कर ही लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा 5 पेशेंट को ले सकते हैं, क्योंकि 5 बेड एक्स्ट्रा रख सकते हैं। However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 bed on any day। इसीलिए देखो यहाँ पर बता दिया है। ये 750 मतलब ये मत समझ लो कि किसी एक दिन का बोल रहा है। However, दिस डज नॉट एक्सीड, ये जो कैपेसिटी है वो एक्स्ट्रा 5 बेड लगाने का ही है, इससे ज्यादा उस कैपेसिटी को एक्सीड करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। बोल रहा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है पर पेशेंट डे इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। अगर एक पेशेंट से हॉस्पिटल 2000 लेता है, मतलब ये उनका सेल वैल्यू हो गया, तो हमें प्रॉफिट बताना है पर पेशेंट पर डे कितना होगा। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। तो ब्रेक इवन क्या होता है वो हम बता देंगे, पहले जो हमें हमारा नोन फैक्ट है वो हम करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि प्रॉफिट पर पेशेंट डे, प्रॉफिट पर पेशेंट डे ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो प्रॉफिट ऐसे निकालना पड़ेगा, सेल से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल हमें पता है कितना है, सेल है हम लोग का 2000 करके पर डे का सेल है। ठीक है, तो 2000 एक पेशेंट से कितने पेशेंट जो है पूरे साल भर में है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो डेटा है ना वो कुछ ईयरली कुछ मंथली मिला के दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे सेल्स निकालना पड़ेगा, वहां से मुझे कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों को अलग अलग करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेल्स हम लोग का 2000, और सबसे पहले जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के केस में निकालते हैं टन किलोमीटर, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पेशेंट डेज। क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर एक दिन में 35 बेड ऑक्युपाई होता है, ठीक है, तो 150 डेज में कितने बेड ऑक्युपाई रहते होंगे, तो 150 इंटू 35 होगा। ठीक है, एक दिन में 35, फिर दूसरे दिन भी अगर 35 हुआ तो 70, फिर नेक्स्ट दिन भी 35 हुआ तो 105, ऐसे करके 150 डेज में कितने बेड ऑक्युपाई होंगे उतना सेल हुआ होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें पेशेंट डेज। ठीक है, जैसे होटल के केस में रूम डेज, इस तरीके से। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 8। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट बना लें। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डेज इन ए ईयर। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला है 35 बेड इंटू 150 डेज। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 इंटू 150 करने से
35 इंटू 150, तो ये हो गया हम लोग का 5250 बेड या पेशेंट डेज। एक्चुअली ये 35 बेड का मतलब हो गया 35 पेशेंट, क्योंकि जितना बेड उतना पेशेंट, तो ये बेड भी लिख सकते हो, ये पेशेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 5250 पेशेंट डेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है हम लोग को ये देखना है ना कितना कितना बेड ऑक्यूपाई है पूरे साल में। 150 डेज 35 और 80 डेज 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 बेड पर या फिर पेशेंट, ये ना और लिखा है मैंने स्लैश देके। एक काम करते हैं ठीक से ही इसे लिख देते हैं, 35 बेड और पेशेंट लिखना, बेड्स और पेशेंट। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 80 बेड और पेशेंट इनटू 80 डेज। तो 25 होगा, शायद मैंने गलत लिख दिया। 80 डेज 25 बेड, हाँ तो फिर यहाँ पर 25 बेड और पेशेंट जो है पर डे ऑक्यूपाई होता है, ऐसा 80 डेज है, तो इस केस में 80 इंटू 25 यहाँ पर हो जाएगा 2000 पेशेंट डेज, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो बेड का सिस्टम था, एक्स्ट्रा बेड पूरे साल भर में कितना इन्होंने लिया, 750 बेड इन्होंने जो है रेंट पे या हायर पे लिया, 750, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है, देखो क्या बोला है यहाँ पर कि हायर्ड 750 बेड्स, टोटल 750 बेड्स चार्ज किया है पूरे साल भर में, ठीक है। तो 750 पेशेंट था, 750 पेशेंट डेज, ठीक है। अब एक दिन में तो 5 बेड ही हायर कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कैपेसिटी है भी नहीं, और वही मेंटेन करना है, यहाँ पर लिख भी दिया है, स्टार्टिंग में भी बोला था। तो इसका मतलब कितने दिन ऐसा हुआ है, तो 750 से 5 डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 150 डेज मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल करने से हो गया यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा 8000, ठीक है। 8000 ये हो गया पेशेंट डेज, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ बेड ऑक्यूपाइड इन ए ईयर, ठीक है। एक साल में कितने बेड ऑक्यूपाइड है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एक साल में 8000 पेशेंट आए थे, ठीक है। 8000 पेशेंट आए थे, तो अब नंबर ऑफ बेड लिखो या पेशेंट लिखो, बात तो बराबर है, एक बेड में एक पेशेंट, ठीक है। ये वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग को निकालने बोला है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए सबसे पहले निकालेंगे सेल्स, तो सेल्स निकाल लेते हैं। सेल्स फॉर ए ईयर या फिर पर एनम, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो एक पेशेंट से कितने जो है लिया जाता है, नीचे दिया हुआ था 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, ठीक है। तो सेल हो जाएगा 2000 रुपीज, 2000 पर पेशेंट पर डे। एक पेशेंट से एक दिन का 2000, तो हमारे पास टोटल ईयरली 8000 पेशेंट थे, क्योंकि 8000 बेड ऑक्यूपाइड का मतलब ही 8000 पेशेंट हो गया, इनटू 8000 पेशेंट या फिर बेड, जो भी लिखो, ठीक है। बेड के हिसाब से पेशेंट से चार्जेस लिया जाता है, ठीक है। एक बेड में एक पेशेंट, तो एक पेशेंट को एक बेड का चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेकंड इसको यहाँ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया मेरा 16 लाख, ठीक है। ये मेरा आ गया 16 लाख, ये सेल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, प्रॉफिट पर पेशेंट, एक एक पेशेंट का प्रॉफिट। तो हम पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट करेंगे तो प्रॉफिट पर पेशेंट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल से जो है वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब मुझे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो सेल से हम लोग लेस करेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि फिक्स्ड खर्चा, तो स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या हो जाएगा। अब ये मेरा ईयरली डेटा है, तो मुझे सारे खर्चे ईयरली ही ले लेने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल कैसे देखोगे, जो मुझे गिवन है फिक्स्ड वेरिएबल उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि रिपेयर हो गया, इधर हम लोग का अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ये हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी फिक्स्ड होगा।
ठीक है, तो ये तीन लिखते हैं, इसके अलावा बाकी भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर रिपेयर। रिपेयर 81,000 और ये सब ईयरली दिया हुआ है, तो रिपेयर 81,000। रिपेयर के बाद अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 10,80,000 था। ठीक है, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। एडमिनिस्ट्रेशन 10 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10 लाख। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं और फिक्स्ड क्या है। पहले फिक्स्ड लिख रहे हैं तो फिक्स्ड लिख लेते हैं। अब यहाँ फिक्स्ड वेरिएबल कैसे देखेंगे कि अगर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करके कोई खर्चा है कि पेशेंट आए तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो वो वेरिएबल है। लेकिन पेशेंट आए या ना आए तो भी वो खर्चा होगा, तो वो हमारा फिक्स्ड है। जैसे कि रेंट, ठीक है, रेंट तो देना ही पड़ेगा, एक पेशेंट आए या फिर 5 पेशेंट आए। ठीक है, रेंट का खर्चा हमें मंथली दिया हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे खर्चे पर एनम लिख रहे हैं, तो इसमें भी मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 75,000 इंटू 12, ये हो जाएगा 9 लाख। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं सुपरवाइजर का सैलरी। तो सुपरवाइजर को तो सैलरी देना पड़ेगा, पेशेंट कम हो या ज्यादा हो, तो वो भी मुझे यहाँ पर फिक्स्ड में लिखना है, सुपरवाइजर सैलरी। तो सैलरी कितना हो जाएगा, 25,000 पर मंथ बोला था, और दो सुपरवाइजर थे, तो 50,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो जो है हमें पूरे 1 ईयर का मिल जाएगा। तो 50,000 इंटू 12 यानी कि 6 लाख। अच्छा, सुपरवाइजर सैलरी के बाद हो जाएगा नर्स। यहाँ पर लिखते हैं नर्स का खर्च। तो नर्स को दिया गया सैलरी भी हम लोग का फिक्स्ड होगा। नर्स का खर्चा हम लोग का 4% 20,000 पर मंथ। 4 नर्स है, 20,000 पर मंथ करके देना पड़ रहा है। तो 4 जन को 80,000 इंटू 12 कर लेंगे, 80 इंटू 12 ये हो जाएगा 9,60,000। अच्छा, फिर उसके बाद था वार्ड बॉय, यहाँ पर हो जाएगा। इनको कितना देना है, इनको पर मंथ देना होता है 4%। इनको देना होता है 4% जो है 4% 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, यानी कि 8,000 टोटल पर मंथ का खर्चा इनके पीछे, प्लस सॉरी इंटू 12 करेंगे तो हमें पूरे ईयर का मिल जाएगा। तो ये हो गया 20 इंटू 12, 2,40,000। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर को दिया जाएगा ये सैलरी, लेकिन वो पेशेंट बेसिस पे दिया जाएगा। अगर पेशेंट बेसिस पे दिया जाएगा तो वो हम लोग का वेरिएबल में चले जाना चाहिए ये खर्चा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का फिक्स्ड खर्चे का टोटल हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं फिक्स्ड खर्चे का टोटल हम लोग का कितना हो रहा है। कैलकुलेटर यहाँ पर, तो 81,000, 81 और ये 10,80,000, 10,00,000, 9 लाख, मतलब 20,80,000, और ये 9 लाख और 6 लाख। कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों, इसको करना मुश्किल हो जाता है। ক্যালকুলেটরটা এখানে আসছে না, এখানে অ্যাপিয়ার করে যায়, সেটা আসছে না। আসছে না ওখানে, এর উপরে আসছে, সেটা আসছে না। তাহলে আমাকে বারবার দিন। 48,61,000। 48,61,000, আচ্ছা चेक करेंगे ठीक है। 48,61,000, ठीक है। 48,61,000, तो ये हो गया स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, अब हम लोग वेरिएबल खर्चा लिखेंगे यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का कौन कौन सा आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर
बाकी जो खर्चा वेरिएबल बोल के दिया था, और इसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा, जैसे कि डॉक्टर का फीस, ये लिख लेते हैं, डॉक्टर फीस। तो डॉक्टर को कितना दिया जाता है, 2,50,000 पर मंथ बोला है, ठीक है। ये कितने डॉक्टर जितने हैं सभी का, तो इंटू 12 कर लेंगे, तो 2,50,000 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 25 और 12 30 होता है, मतलब 30 लाख होना चाहिए, ठीक है। 30 लाख हो जाएगा, ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर फीस के बाद यहाँ पर देखो, फूड टू पेशेंट 8,80,000, ये सब ईयरली दिया हुआ है, फूड टू पेशेंट 8,80,000। अच्छा, फिर उसके बाद अदर सर्विस टू पेशेंट 3 लाख, अदर सर्विस टू पेशेंट 3 लाख। फिर था लॉन्ड्री चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस 6 लाख, मेडिसिन 7,50,000, मेडिसिन 7,50,000। अच्छा, और यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है। हाँ, ये जो बेड हायर चार्जेस है, ये हम लोग वेरिएबल में दे सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा बेड का जो हायर चार्जेस है वो भी तो लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बेड तभी लगता है अगर एक्स्ट्रा पेशेंट आते हैं, तो वो वेरिएबल में आएगा। बेड हायर चार्जेस तो 100 रुपीज करके है बेड हायर चार्जेस, और 750 बेड हायर हुआ है पूरे ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेड हायर चार्जेस 750 बेड इंटू 100 पर बेड का खर्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75,000, ठीक है। तो अब हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख लेंगे। देखो कितना हो रहा है, एक बार मुझे बता दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है। 56,05,000। 56,05,000, हाँ सही बात, ठीक है, 56,05,000। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। देखो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, हम लोग को बोला है प्रॉफिट निकालना है पर पेशेंट डे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्जेस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 48,61,056,500, ये दोनों ऐड करना है और इस सेल्स से लेस करना है, ठीक है। सेल्स कितना है, 16 लाख, 16 लाख से ये दोनों वैल्यू हमें लेस करना है। लेस करने से कितना आ जाएगा, तो देखो 16 लाख से ये दोनों वैल्यू लेस करना है, कितना आ जाएगा। $88,66,000। 88,66,000। अच्छा, बाकी लोग नहीं कर रहे हो, बाकी लोग सिर्फ मेरा देख देख के लिख रहे हो, ठीक है। 88,66,000, ठीक है। 88,66,000 हो गया टोटल पेशेंट का। हमें निकालना है पर पेशेंट का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पर पेशेंट, प्रॉफिट पर पेशेंट निकालना है। तो प्रॉफिट पर पेशेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक पेशेंट पे कितना प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट पूरे साल भर है, पूरे साल भर में हम लोग के पास कितना पेशेंट था उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अमाउंट डिवाइडेड बाय पूरे ईयर में जितने पेशेंट, तो ईयर में 8,000 पेशेंट थे, ये देखो ईयर में 8,000 पेशेंट थे, मतलब इस डेटा को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8,000 से, तो हमें पर पेशेंट पे प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। $1,108.25। 1,108.2, ये प्रॉफिट पर पेशेंट कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब
उसके बाद हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, अच्छा प्रॉफिट हम लोग का आया है 4861 और ये 55 हो रहा है, 55,34,000 हो रहा है। अच्छा, क्या गलत है, मतलब कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया है? अच्छा मैंने ये गलत लिखा है क्या, ये 16 लाख नहीं, ये 1 करोड़ जो है, हाँ ये 3 और 3 6 0 है। अच्छा मैंने ही गलत लिखा, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ मतलब ये मेरा हो रहा है 1 करोड़ 60 लाख हो रहा है, 1 करोड़ 60 लाख। अब करना पड़ेगा, ये गलत हो गया है, ठीक है 1 करोड़ 60 लाख। अब देखो कितना होगा, मैंने एक जीरो कम लिखा है था, माइनस 1 करोड़ 60 लाख माइनस 48,61,000, ये गलत हो गया था, माइनस हो जाएगा 56,05,000, मतलब 5534, 5534 होगा। अच्छा ये गलत है, तो ये हम लोग का आएगा 55,34,000, 55,34,000 ये आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेशन, मैंने करोड़ नहीं लिख के उसको लाख में लिख दिया है। डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे तो पर पेशेंट का प्रॉफिट निकल के आएगा 691, 691.75, 691.75 ये हो गया प्रॉफिट पर पेशेंट, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमें क्या करने बोला है, नेक्स्ट हम लोग को बोला है कि फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो नॉर्मली हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, फिर भी हम बताते हैं। देखो तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जब बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हो जाता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन, ये देखो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम लोगों ने सेल्स किया, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड, यहाँ पर यही मानेंगे, ब्रेक इवन में यही कॉस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो सेल्स करके वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। अब मान लो हम लोगों का सेल करके आ रहा है, एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेल से जब वेरिएबल कॉस्ट पे कर देते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, तो उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इधर इक्वल है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको भी हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि जब हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, अब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है ना तो हमें मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों पे करने के बाद हमारे पास जब जीरो प्रॉफिट बचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे कि ये देखो सेल्स था मान लो 100 रुपीज का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट था मान लो 20 रुपीज का, 80 रुपीज का, ठीक है। तो हम लोग के पास कितना बचा 20 रुपीज, इसको क्या बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग का सपोज करो कि फिक्स्ड कॉस्ट भी 20 है, तो देने के बाद प्रॉफिट क्या बचा जीरो, ठीक है। ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मतलब 100 रुपीज का सेल करने से हम लोग ब्रेक इवन में पहुंचेंगे। अब मान लो ये जो चीज हम लोगों ने बेचा, ये 10 रुपीज का 10 यूनिट बेचा, 10 रुपीज का 10 यूनिट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है 10 यूनिट, और ब्रेक इवन सेल है हम लोगों का ₹100, ठीक है। हम लोग को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा कि कितना यूनिट बेचने से हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पर होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। क्या इस क्वेश्चन में भी वो करेंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल होगा। देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 20 रुपीज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? तो देखो अगर हम लोगों ने 10 यूनिट बेचा है 10 रुपए में, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना, 10 यूनिट पे 8 रुपए करके, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग का हो जाएगा, ये देखो 10 इंटू 2 रुपीज करके, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे, मतलब एक यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन 20 फॉर 10 यूनिट, तो एक यूनिट पे 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल देखो ये है 48 लाख, हम लोग का 48,61,000। ठीक है, 48,61,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकालेंगे, क्या वो हमारे लिए केपेबल है निकालना? हाँ निकाल सकते हैं। सेल्स से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। तो ये निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कैसे आएगा? देखो सेल्स है हम लोग का 1,60,00,000। ठीक है, 1,60,00,000 माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 56,05,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देंगे 8,000। ठीक है, तब हमें पर यूनिट मतलब एक एक पेशेंट पे, यहाँ पर यूनिट मतलब पर पेशेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग का मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है माइनस करने से। 1,60,00,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग का 56,05,000। 1,03,95,000। ठीक है, 1,03,95,000 डिवाइडेड बाय, पर पेशेंट के बेसिस पे निकालना है, डिवाइडेड बाय 8,000। यूनिट वगैरह तुम लोग को सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8,000। ठीक है, मार्क्स कटेगा 1,299.375। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते 1,299.375 पर पेशेंट डे। ठीक है, ये पेशेंट के हिसाब से निकल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर यूनिट जो है वो यूनिट नहीं है, वो हम लोग का पेशेंट है। कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट यही लिख दो, बेटर है। तो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट मिल गया कितना? कंट्रीब्यूशन ये तो मैंने जस्ट समझाया। ठीक है, कि कैसे करके ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, मतलब कितना यूनिट बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आएगा, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो फिर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी 1,299.375। ठीक है, 1,299.375, इससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या है? पर पेशेंट डे। ये है रुपीज इतना पर पेशेंट पर डे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर 48,61,000 डिवाइडेड बाय 1,299.375, तो ये आ रहा है 3741 पर पेशेंट डे। ठीक है, तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 3,741 पर पेशेंट। मतलब एक दिन में अगर हम लोग 3,741 पेशेंट जो है, मतलब क्या बोले, मतलब अगर 3,741 पेशेंट आता है हमारे पास, ये रुपीज नहीं होगा। ठीक है, ये रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अगर एक दिन में 3,741 पेशेंट आता है, एडमिट होता है, तो उससे हमारे पास जो इनकम आएगा उससे हम लोग अपना टोटल कॉस्ट पे करने के बाद कुछ प्रॉफिट नहीं हमारे पास होगा, जीरो प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जब तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे वहां भी देखोगे, यहाँ भी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सा बात है, कितना यूनिट बेचने से हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास 20 रुपीज बचा। अब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पे अगर 20 होगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो 20 से 20 रिकवर। ठीक है, तो ये 20 कंट्रीब्यूशन कितना यूनिट बेच के हुआ था? 10 यूनिट। ठीक है, और ये फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज, यानी
अगर मुझे 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है पर यूनिट पे, ठीक है, तो मुझे 10 यूनिट बेचना पड़ेगा ताकि हम फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपीज रिकवर कर पाए। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। मेरा कंट्रीब्यूशन है 1299.375 पर पेसेंट डे, मतलब 1 पेशेंट से जो सेल का इनकम होता है, फिर उससे मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पे करने के बाद मेरे पास ये बच जाता है, ठीक है। अब ये 1 पेशेंट पे बचता है, तो अगर मुझे इतना अमाउंट रिकवर करना है तो कितना पेशेंट अटेंड करना पड़ेगा, तो 3740, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था क्वेश्चन में, और हम लोग को इसके साथ पूछा था कि पेशेंट पर डे कितना होगा, प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा, अब ये इलास्ट्रेशन 9 ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, जिसमें ना यहाँ पर मैंने बोला भी था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट में एक पॉइंट यहाँ गिवन नहीं है, वो था कि सेल्स के सैलरी के ऊपर जो है ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो मैंने बता भी दिया था। ठीक है, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 10 करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 10 भी क्या बोला है, BHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ट ए 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे एंड नाउ ऑपरेटेड टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल्स फ्रॉम पासिंग व्हीकल यूजिंग द हाईवे। ठीक है, तो पहले इन्होंने BHG टोल प्लाजा ने पहले एक 60 किलोमीटर का हाईवे बना लिया, ठीक है, पहले एक 60 किलोमीटर का हाईवे बनाया हुआ है उनका। फिर बोल रहा है कि अब एक टोल प्लाजा लगा लिया है। तो टोल प्लाजा क्यों लगाना पड़ता है, अब सड़क तो खराब हो जाएगा ना, यूज करते करते रोड जो है वो खराब हो जाएगा, तो रोड का मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है टोल कलेक्ट होता है। तो टोल प्लाजा उन्होंने बना रखा है फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स, और टोल कलेक्ट करते हैं जो गाड़ी उस हाईवे से जाएगा, ठीक है। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड, कंपनी का एक एस्टिमेशन कुछ ऐसा है, दैट ए टोटल ऑफ 12 करोड़ व्हीकल ओनली सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल विल बी यूजिंग हाईवे ड्यूरिंग द 10 years टोल कलेक्शन 10 year। तो उन्होंने 10 साल टोल कलेक्शन का जो है पीरियड रखा है। उनका कहना है कि 12 करोड़ व्हीकल जो है इस हाईवे को यूज करेगा 10 years में, ठीक है, 10 years में टोटल 12 करोड़ व्हीकल जो है इस हाईवे को यूज करेगा, ये इनका मानना है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ये टोल जो इन्होंने लगाया है, अब इसको ऑपरेट करने का खर्चा भी तो है, तो इसको ऑपरेट करने का खर्चा कितना बोला है, बोल रहा है कि कलेक्शन पर्सोनेल जो पैसा कलेक्ट करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सैलरी देते हैं। तो देखो बोल रहा है 3 शिफ्ट में काम होता है, मतलब मान लो कि मॉर्निंग डे और ये देखो मॉर्निंग डे और इवनिंग, ठीक है, या फिर नाइट ड्यूटी होगा ऐसे मान लो। तो 3 शिफ्ट में काम होता है, 4% पर शिफ्ट, मतलब यहाँ भी 4 लोग हैं, ठीक है, यहाँ भी 4 लोग हैं, और यहाँ भी 4 लोग हैं, ठीक है। और 550 पर डे पर पर्सन जो है सैलरी देना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमें सैलरी निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। तो मुझे बता सकते हो कि मंथली फिर कितना देना पड़ता है, क्योंकि ये अप्रैल मंथ का इन्होंने डेटा दे रखा है। अगर ये कैलकुलेशन जो है 3 शिफ्ट है, 4 पर्सन पर शिफ्ट है, 550 पर डे करके है, तो मंथली कितना होगा। अगर एक समझ में आएगा तो बाकी भी हो जाएगा, तो ये खुद से भी बता सकते हो, बोलो कितना होगा। बोलो, ये बचपन में ऐसा क्वेश्चंस तो किए होगे। अरे मैं बोला आवाज नहीं आया, आवाज कट गया। 1,98,000। 1,98,000, अच्छा ठीक है, देखते हैं 1,98,000 होगा कि नहीं। तो 3 शिफ्ट है, 4 पर्सन, तो 550 पर डे। तो अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 डेज, ठीक है। तो 550 एक दिन का, तो 30 डेज का कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। 550 इंटू 30, तो पर डे 16,500 देना पड़ता है। कितने लोगों को देना पड़ता है, 4 लोग हैं 3 शिफ्ट में, मतलब टोटल 12 पर्सन को देना पड़ेगा। इंटू 12 देखते कितना आता है। हाँ, 1,98,000 सही बात, ठीक है, 1,98,000 ही होगा।
अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। ये मंथली निकल गया। सुपरवाइजर को 2 शिफ्ट 1 पर्सन पर शिफ्ट 750 पर डे पर पर्सन, ठीक है। तो एक दिन का 750 देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब 30 डेज का कितना देना पड़ेगा, और ऐसे हमें कितने लोगों को देना पड़ेगा। 2 शिफ्ट है 1 पर्सन पर शिफ्ट, मतलब टू पर्सन को देना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा। सिक्योरिटी पर्सोनल का भी बोला है 3 शिफ्ट 6 पर्सन पर शिफ्ट, मतलब टोटल जो है 666 करके कितना हो जाएगा, 18 लोगों को सैलरी देना पड़ता है। तो एक दिन का 450, तो 30 डेज का कितना, वो एक पर्सन का निकल गया, तो 18 का कितना होगा, सेम कैलकुलेशन। टोल बूथ मैनेजर टू शिफ्ट 1 पर्सन पर शिफ्ट 900 पर डे करके, देखो सेम है, सारा कैलकुलेशन सेम है। हमें पर डे का बता दिया, हम लोग अगर इंटू 30 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक जन का एक महीने का। अब जितने लोग हैं इनटू उतना परसेंट कर दो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का मंथली खर्चा बता दिया है, टेलीफोन का बता दिया है, मेंटेनेंस कॉस्ट बता दिया है। मंथली डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी 1.50 करोड़, ये भी हमें मंथली बता दिया है, ठीक है, 1.50 करोड़। Further, the company needs 25% profit over total cost to cover interest and other cost. बोल रहा है कि इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट को कवर करने के लिए कंपनी ने प्रॉफिट एड ऑन किया है, ठीक है। प्रॉफिट कितना लगाया है, 25% ओवर टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट इन्होंने लगाया है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या बोला है, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, हमें मंथली कॉस्ट निकाल के देना है 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय किलोमीटर ट्रेवल इन ए मंथ, ठीक है। तभी तो मेरा जो है डिवाइड करने से सेम पैरामीटर से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय किलोमीटर ट्रेवल पर मंथ अगर हम लोग कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। फिर टोल रेट लगाना है। अब रेट का मतलब होता है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा, तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा, तो हम लोग आराम से उस पे प्रॉफिट का परसेंटेज लगा के प्रॉफिट टोल रेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या और कुछ कैलकुलेट करने बोला है, नहीं और कुछ नहीं कैलकुलेट करने बोला। ठीक है, चलो 10th नंबर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, और किलोमीटर ट्रेवल भी तो निकालना पड़ेगा। चलो पहले किलोमीटर ट्रेवल भी निकाल लेते हैं, दोनों चीजें कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन, ठीक है, नीचे वर्किंग नोट में बना लेंगे किलोमीटर ट्रेवल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ एट, फॉर द मंथ ऑफ एट, क्योंकि हमें सिर्फ अप्रैल मंथ का डेटा दिया हुआ है तो हम लोग उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। वैसे भी तो हमें पर किलोमीटर निकालने बोला है। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इसको हम लोग फिक्स वेरिएबल में नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन होता है तो जरूरी है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का है बोल सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे इसमें वैसा कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो है फिक्स टाइप का है, सैलरी तो सारा ही सारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखो तुम लोग जब लिखोगे तुम लोग को पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, हम दिखा देते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। 3 शिफ्ट नहीं तो गलत होगा, ठीक है, मतलब नंबर नहीं मिलेगा। 3 शिफ्ट इंटू 4 पर्सन, जैसा जैसा लिखा हुआ है 4 पर्सन पर शिफ्ट, ठीक है, पर शिफ्ट इंटू 550 पर डे पर पर्सन, ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई करके लिख के फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उतना सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली सिर्फ डिजिट्स लिख देते, नहीं तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 शिफ्ट 4 पर्सन इंटू 30 डेज, वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, और एट द रेट ऑफ ये ₹550 पर डे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आ जा रहा है हम लोग का 1,98,000। लेकिन एग्जाम में तुम लोग को ये लिखना पड़ेगा, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। सैलरी टू सुपरवाइजर,
तो सुपरवाइजर का सैलरी कितना है? सुपरवाइजर का सैलरी हो जाएगा 2 इंटू 750 इंटू 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 शिफ्ट इंटू 1%, यहाँ पर जैसे 4% था, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 30 डेज, इंटू हो जाएगा 750 पर डे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 से, ये हो गया 60 इंटू 750, कितना हो जाएगा? 45, 45,000। फिर सैलरी टू सिक्योरिटी पर्सनल, सैलरी टू सिक्योरिटी पर्सनल, ये हम लोग का 3 शिफ्ट 6%, 450, 3 शिफ्ट 6%, 30 डेज और 450। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 6, 540 इंटू 450, देखो कितना, 2,40,000। फिर ये हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैसे लिखा है, हम ऊपर लिख देते हैं नंबर ऑफ शिफ्ट, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर ऑफ शिफ्ट इंटू पर्सन पर शिफ्ट, उसके बाद हम लोगों ने हर जगह पे पर्सन पर शिफ्ट यही लिखा है, ये तुम लोग के समझने के लिए, इंटू नंबर ऑफ डेज, लेकिन तुम लोग को इंडिविजुअली लिख देना है, इंटू रेट पर डे पर पर्सन, इंटू एट द रेट पर डे पर पर्सन। ठीक है, ये मैंने लिखा, इसके बेसिस पे लिखा। अच्छा, अब इसके बाद हो जाएगा टोल बूथ मैनेजर सैलरी। तो टोल बूथ मैनेजर का सैलरी कितना हो जाएगा? टोल बूथ मैनेजर का सैलरी 2 शिफ्ट 1% 900 पर डे, तो 2 शिफ्ट 1% 30 डेज 900 पर डे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 66 इंटू 9 54,000। ठीक है, ये हो गया मेरा 54,000। नेक्स्ट लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर देखा जाए ना तो मैक्सिमम सभी फिक्स्ड है, बोल सकते हो। मेंटेनेंस का तो अलग जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस, अभी ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, कुछ बोला नहीं, इसलिए हम बोलते हैं इसका अलग हेड करने के। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में बाइफर्केशन उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि व्हीकल आएगा जाएगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस होता है। तो जो टोल प्लाजा के अंदर लोग रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलवेज ऑन रहता है हाईवे। ठीक है, तो 1 लाख। अच्छा, उसके बाद टेलीफोन, ये भी फिक्स्ड होता है। टेलीफोन 140, मतलब 1,40,000। अच्छा, इसके बाद है मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख, मेंटेनेंस 30। और क्या लगेगा यहाँ पर? डिप्रिशिएशन लगेगा, एमोटाइजेशन एंड डिप्रिशिएशन 1.5 करोड़ बता दिया है मंथली। तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन, बोल दिया है 1.5 करोड़ मंथली। तो 1.5 करोड़ मतलब कितना लिखेंगे? 1.5 करोड़ मतलब 1 करोड़ 50 लाख। तो 1,50 और उसके बाद 5 जीरो। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 1 करोड़ 80 लाख, और ये हो गया 1,90,000 प्लस 45 2,43, 2,43 प्लस 54 8,54 9,40 प्लस 54 प्लस 30 लाख, मतलब 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 94,80,000।
1,94,80,000 ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। ठीक है, तो निकालते हैं टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। ये पूछा है कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, तो कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ ये कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट पर मंथ, फिर डिवाइड करना पड़ेगा टोटल किलोमीटर ट्रैवल पर मंथ, टोटल किलोमीटर ट्रैवल पर मंथ। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना है? टोटल कॉस्ट पर मंथ अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1,94,80,000। 1,94,80,000 ये 1 मंथ का है, और ये 1 मंथ का खर्चा है। तो 1 मंथ का खर्चा किस हिसाब से? 1 मंथ में जितना ट्रैवल किया है गाड़ी। ठीक है, अब 1 मंथ में कितना ट्रैवल होता है? शायद क्वेश्चन में मैं ऊपर कुछ बोल रखा था, चलो देखते हैं। बोला है कि 60 किलोमीटर का हाईवे है। ठीक है, और बोल रहा है कि एंड नाउ ऑपरेटेड टोल प्लाजा, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर ही ट्रैवल होता होगा। ठीक है, मतलब मंथली कितना ट्रैवल होता है हाईवे? 60 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 60 किलोमीटर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर, तो ये आ रहा है 3,24,666.666। ठीक है, रुपीज 3,24,666.67 पर किलोमीटर पर मंथ। ठीक है, मंथली जो है इतना किलोमीटर ट्रैवल होता है। नेक्स्ट हमें, ये तो पहला आंसर निकल गया। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है टोल रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, टोल रेट पर व्हीकल। ठीक है, तो अब लिखेंगे टोल रेट पर व्हीकल, मतलब एक एक व्हीकल से हम लोग कितना करके लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल टोल रेट divided by number of vehicle per month, number of vehicle travel per month। ठीक है, तो टोटल टोल रेट पर मंथ, तो रेट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करें पर मंथ का। ठीक है, और नंबर ऑफ व्हीकल ट्रैवल पर मंथ, नंबर ऑफ व्हीकल ट्रैवल पर मंथ। ठीक है, तो निकलेगा। अब टोटल कॉस्ट तो हमें पर मंथ का पता है 1,94,80,000 प्लस इसमें प्रॉफिट कितना लगाना है बोल दिया है 25% ओवर टोटल कॉस्ट, तो 25% इंटू 1,94,80,000। अच्छा, अब नंबर ऑफ व्हीकल ट्रेवल पर मंथ वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, वो फाइंड आउट करते हैं। वर्किंग नोट 1 तो ये कैलकुलेट कर ले, तो उसके साथ साथ एक बार 1,94,80,000 इंटू 25%, तो ये आ रहा है 48,70,000 प्लस 1,94,80,000, 2,43,50,000, 2,43,50,000, 2,43,50,000। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है कि कितना व्हीकल जो है पर मंथ जो है ट्रैवल करता है, तो वो कैसे निकालेंगे यहाँ पर बताया हुआ था। देखो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, जैसे कि 12 करोड़ व्हीकल 10 इयर्स में ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 12 करोड़, ऐसे लिखते हैं ना डायरेक्टली, व्हीकल ट्रैवल पर ईयर। ठीक है, व्हीकल ट्रैवल पर एनम। ठीक है,
तो 12 करोड़ 10 इयर्स में होगा तो पर ईयर में कितना व्हीकल ट्रैवल करेगा, तो 1.2 करोड़। ठीक है, अब पर मंथ कितना हो जाएगा, तो व्हीकल ट्रैवल पर मंथ, तो 1.2 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर देंगे। ये 1 ईयर का है, मतलब 12 से डिवाइड इसीलिए कर रहे हैं, 365 भी कर, लेकिन मेरा तो पर मंथ है ना, तो पर मंथ से ही करना चाहिए। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 12 करने से देख लो कितना आता है। ये करने से आता है 0.1 करोड़, और 0.1 करोड़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 0.1 करोड़। अब इसको अगर हम लोग 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखो 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख आ जाएगा, तो 10 लाख व्हीकल जो है वो पर मंथ ट्रैवल करेगा, डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो इसको 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो इधर से 4 4 जीरो हट जाएगा, 100 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 2 करोड़ 43 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 24.35। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 24.35। ठीक है, तो हम लोगों को हर एक व्हीकल से 24.35 रुपीज करके टोल रेट लेना चाहिए, 24.35 पर व्हीकल पर। ठीक है, पर व्हीकल पर मंथ। तो यूनिट लिखना बार बार जरूरी है, ये हम बता दे रहे हैं। यूनिट नहीं लिख के आओगे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, काफी सारा मार्क्स कट जाएगा, लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन वैसे सिंपल था। देखो यहाँ पर हम लोग को बोला था कि टोल ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरे मंथ का बता दिया था, सारा डेटा हमें दिया हुआ था, बस यहाँ यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ा, तो टोटल आ गया। उसके बाद हम लोग को पूछा, बोलो कि कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ कितना है, मतलब ये तो टोटल कॉस्ट पूरे महीने का, और टोटल किलोमीटर ट्रैवल कितना होता है 60 किलोमीटर, क्योंकि हाईवे ही अगर 60 किलोमीटर है तो हर एक गाड़ी 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करता होगा, क्योंकि सिंगल टाइप है। ठीक है, इसीलिए मतलब सिर्फ जाएगा, तो फिर 60, उसमें कोई डबल वबल नहीं होगा, तो ये डिवाइड कर दिया, तो पर मंथ इतना खर्चा होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रॉफिट 25% रख रहे हैं तो फिर हमें टोल रेट कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग टोल रेट किससे लेंगे, जो गाड़ी ट्रैवल करते हैं उससे लेंगे, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पर मंथ जो है कितने सारे गाड़ी जो है ट्रैवल करता है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो पर मंथ कितना सारा, पूरे 10 साल में 12 करोड़ गाड़ी ट्रैवल करेगा, तो फिर एक साल में 1.2 करोड़, तो फिर 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ का ट्रैवलिंग नंबर ऑफ गाड़ी ट्रैवल निकल जाएगा, जो कि है 10 लाख। तो उससे डिवाइड करोगे तो व्हीकल पर मंथ कैलकुलेट होके आ गया कि व्हीकल पर मंथ हम लोग कितना करके रेट जो है लेने वाले हैं। ठीक है, उनसे कितना टोल रेट लेने वाले, इतना करके हो जाए। ये हो गया हम लोग का 10th। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बाकी है। 11 नंबर वाला एकदम एंड में करेंगे, क्योंकि इसमें इतना सारा कैलकुलेशन है कि काफी टाइम लगेगा, इसको एकदम एंड में करेंगे जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये हम लोग का बाकी था। क्वेश्चन नंबर 12 ये आसान है, बोला है कि लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मतलब LIC करता है। लास्ट ईयर इट लॉन्च ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्होंने एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस। ठीक है, इन्होंने इस इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम दिया है। द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर द पॉलिसी। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने इस तरीके का कुछ खर्चा कर रखा है। ठीक है, यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, फिर बोला है मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी का खर्चा, सेल्स सपोर्ट, पॉलिसी इशुएंस। ठीक है, इस तरीके का अलग अलग खर्चा, IT क्लेम्स। ठीक है, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड। इन्होंने 528 पॉलिसी ये वाला पेज भी दिया है जो नया पॉलिसी इन्होंने लॉन्च किया है। और इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिसीज 1320। इंश्योर्ड का मतलब होता है, इंश्योर्ड ठीक है चलो। इंश्योर्ड का मतलब होता है, देखो
पॉलिसी लोग क्यों करते हैं कि वो अगर सही सही प्रीमियम भरेंगे तो उन्हें एक टाइम के बाद, मतलब जो टर्म्स होगा जैसे 2 साल का 3 साल का पॉलिसी, उसके बाद कुछ एक अमाउंट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं सम एश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड। ठीक है, तो पॉलिसी जो है ये 528 जो पॉलिसी इन्होंने बेचा है इसके अगेंस्ट में इन्हें इंश्योर्ड वैल्यू कितना देना पड़ेगा, 1320, अगर सभी ने सही सही प्रीमियम भर दिया तो। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी सेग्रीगेशन द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज। यहाँ पर हमें बता दिया है कि कॉस्ट को कैसे डिवाइड करना है, बोल रहा है एक्टिविटी वाइज। एक्टिविटी का नाम भी हमें दे दिया है, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, ऑपरेशंस, आईटी, सपोर्ट फंक्शन। ठीक है, हमें ये 4 कैटेगरी में ये सारे खर्चे को पढ़ के खुद से समझ के डिवाइड करना है और बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। फिर उसके बाद कॉस्ट पर पॉलिसी बताना होगा, तो ये खर्चा कितने पॉलिसी पे हुआ है, 528 पॉलिसी पे हुआ है, तो एक एक पॉलिसी पे कितना खर्चा है, तो डिवाइडेड बाय अगर 528 कर दोगे तो पॉलिसी का कॉस्ट जो है कॉस्ट पर पॉलिसी निकल जाएगा। और कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग अगर इंश्योर्ड वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कैलकुलेट जो कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू है वो कितना है। ठीक है, पहले टोटल कॉस्ट को 4 जो पार्ट में हमें दिखाने बोला है वो हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यही लिखेंगे, इलास्ट्रेशन, well, calculation of total cost for professional protection plus policy। अब हमारे पास जो नाम है सबसे पहला है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, इसको हम 1 रख देते हैं, 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करने, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। उसके बाद है ऑपरेशंस, कितना जगह रखें, उसके बाद है हम लोग का आईटी और सपोर्ट फंक्शन, आईटी और सपोर्ट फंक्शन, आईटी, और 4th नंबर पे है सपोर्ट फंक्शन। अब देखते हैं क्या क्या खर्चा कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, उसमें क्या जाएगा खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, तो यहाँ पर मार्केटिंग पे तो ये दिख रहा है कॉस्ट मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, तो ये चला जाएगा 45,20,000, ये लिख देते। फिर बोला है पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो अच्छा ये भी देखना चाहिए पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, तो डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है वो हम लोग का कहाँ जाएगा, वो हम लोग का जो है डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो डेवलपमेंट में क्या जाएगा, डेवलपमेंट तो कोई सपोर्ट फंक्शन नहीं है, वो मेन फंक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं। वो आईटी रिलेटेड भी नहीं है, आईटी का ना एक इंडिविजुअल दिया हुआ है आईटी कॉस्ट, तो आईटी के नीचे सिंपल वो आईटी कॉस्ट ही चला जाएगा। तो हम इसके नीचे लिख देते हैं आईटी कॉस्ट। ठीक है, इसमें सिंपल वो आईटी कॉस्ट ही चला जाएगा जिसका वैल्यू है हम लोगों का 74,32,000। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 74,32। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद सपोर्ट में क्या क्या जाएगा, देखो जो हमें समझ में आ रहा है वो पहले लिख लेते हैं। जैसे सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, ये सपोर्ट वाले फंक्शन में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं सेल्स सपोर्ट, अच्छा सेल्स सपोर्ट बोला है, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, तो ये ना देखो इसमें जाना चाहिए। सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस जो है ये हम लोग का इसमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेल्स सपोर्ट बोल के हेडिंग किया हुआ ही है। ठीक है, तो हमें इस पे देना पड़ेगा, तो वो देख के समझना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा वैल्यू जाना चाहिए। तो सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, चलो यहाँ लिख देते हैं पहले जो भी मिल रहा है, सेल्स
सपोर्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसका तो हेडिंग ही था सेल सपोर्ट बोल के, तो सेल सपोर्ट एक्सपेंसेस 11,45,000। अच्छा, इसके बाद पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, तो पॉलिसी को इशू करने का खर्चा, तो ये तो पॉलिसी से रिलेटेड कोर खर्चा है, तो ये उसके ऑपरेशन यानी ऑपरेट करने वाले खर्चे में आना चाहिए। ये कोई मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, पॉलिसी इशू करना है तो वो कोर एक्टिविटी हो गया, तो वो ऑपरेशंस के अंदर जाना चाहिए। तो पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट ये हम लोग का 10,05,900, 10,05,900 ये हो जाएगा। अच्छा, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट के बाद पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, तो वो भी इधर आएगा कि पॉलिसी का जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है पॉलिसी, वो कोई मार्केटिंग का काम नहीं, वो मेन काम है, मतलब जाके प्रीमियम वगैरह कलेक्ट करना। ये हम लोग का 35,20,700, 35,20,700। तो ये भी देखो मेन ऑपरेशंस है, ठीक है, मेन ऑपरेशंस का पार्ट है ये, ना तो कोई आईटी है, ना तो कोई सपोर्ट फंक्शन है, ना तो कोई मार्केटिंग, ऊपर तो पूरा मार्केटिंग मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट बता रखा है। फिर उसके बाद बोला है क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है, मतलब जब कोई क्लेम मांगेगा तो उसमें उसके अगेंस्ट में जो मैनेजमेंट को रखा गया है उनको रखने का खर्चा, तो वो भी कोर एक्टिविटी हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ये है 1,25,600, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, और क्या है, आईटी हम लोगों ने लिख दिया, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक मतलब चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, तो वो सपोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे कुछ जो है मतलब कुरियर वगैरह कर देना, ठीक है, तो वो होता है पोस्टेज लॉजिस्टिक, तो वो तो सपोर्टिव फंक्शन हो गया कि हम लोग ये कुरियर वगैरह करवा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक 10,25,000, ये आ गया 10,25,000। फिर बोला है फैसिलिटी, तो फैसिलिटी भी क्या हो गया, फैसिलिटी मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है, कि ये फैसिलिटी भी मिल रहा है, तो फैसिलिटी यानी कि सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, फैसिलिटी कॉस्ट। फैसिलिटी मतलब कोर एक्टिविटी का रिलेटेड नहीं, हमें जब एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमें ये भी फैसिलिटी मिल रहा है इस जगह से, ठीक है, तो वो हो जाता है हम लोग का सपोर्टिव, मतलब वो एक्स्ट्रा यानी सपोर्टिव होता है। जैसे मान लो कि हॉस्पिटल में कैंटीन है, ठीक है, अब पेशेंट तो हॉस्पिटल में खाना खाने नहीं जाता है ना, तो स्टाफ देखो वो तो एक सपोर्टिव चीज है, ऐसा थोड़ी है कि अगर मतलब कोई हॉस्पिटल में कैंटीन नहीं रहेगा तो पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा होता है सपोर्टिव। तो वैसे ये वाला भी सपोर्टिव बोला है। इम्प्लॉइज कॉस्ट, तो इम्प्लॉय जो है वो जो है ये भी हमारा सपोर्टिव में जाएगा, क्यों जाएगा हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यही तो एक लौता प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो इम्प्लॉय बाकी जो है देखो, एक तो जो है ऐसे लोग होंगे जो कि इस पॉलिसी के साथ जुड़े हुए होंगे, इस पॉलिसी को ही ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इन जनरल बोला है इम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब बाकी सारे इम्प्लॉय जो इस काम में हेल्प करते होंगे, ठीक है, इसलिए इम्प्लॉय कॉस्ट और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दोनों हमारा सपोर्टिव में जाएगा। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि ये इम्प्लॉयज जो है इसी प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड है, तब तो नाम बता देता ना। तो प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लान प्लस बोल के जो प्लान है, इसमें जो भी लोग इंक्लूडेड है इसको ऑपरेट करने के लिए, वो सभी इम्प्लॉय मतलब वो जितने भी इम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में सभी इंक्लूडेड है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है देखो, लास्ट ईयर इट लॉन्च ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि इम्प्लॉय रिलेटेड विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, ओनली इम्प्लॉय बोला है, मतलब इन जनरल जितने भी इम्प्लॉय है उनका बता रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये हमें सपोर्टिव में लिखना पड़ेगा। इम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा 5,60,000, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हमारा यहीं पर जाएगा।
क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो रिलेटेड है उनका खर्चा कोर एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन बाकी लोग जो इस काम में हेल्प कर देंगे लेकिन एक्चुअली इस काम के लिए जुड़े हुए नहीं है डायरेक्टली, तो वो तो हमारे सपोर्टिव स्टाफ हो गए, तो ये सब सपोर्टिव खर्चा हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया 16,20,000। तो हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लिख लिया, एम्प्लॉय कॉस्ट लिख लिया, फैसिलिटी कॉस्ट लिख लिया, पोस्टेज लिख लिया, आईटी लिख लिया। ठीक है, और क्लेम भी लिख लिया, पॉलिसी सर्विसिंग भी लिख लिया, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट भी लिख लिया, सेल्स सपोर्ट ये वाला भी लिख लिया। बचा है कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के हेडिंग में ही जाएगा, यानी कि जो हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है वहीं पर जाएगा मार्केटिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का मार्केटिंग यानी कि उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो वो हो जाएगा 45,20,000। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला हम लोग पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है ये यहीं पर दे देते हैं। चलो, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत रिलेट होना चाहिए। पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब पॉलिसी को डेवलप करने, वो यहाँ भी जा सकता है या फिर ये ऑपरेशंस में भी चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, तो पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट ये है हम लोग का 11,25,000, 11,25,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सारे खर्चे का टोटल करना है। ठीक है, तो सभी खर्चे का टोटल करके देखते कितना आएगा, तो हम यहीं पर करते क्योंकि मेरा कैलकुलेटर वहां पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 11,25,000 प्लस 45,20,000 प्लस 11,45,000 प्लस 10,05,900 प्लस 35,20,700 प्लस 1,25,600 प्लस 74,32,000 प्लस 10,25,000 प्लस 15,24,000 प्लस 5,60,000 प्लस 16,20,400। ये हम लोग का आ रहा है 2,36,03,600, 2,36,03,600 टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था यहाँ पर, ये तो टोटल कॉस्ट तो निकाल लिया हम लोगों ने। कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी, कॉस्ट पर पॉलिसी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर पॉलिसी। तो टोटल कॉस्ट आया हम लोग का 2,36,03,600। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। ये कितने पॉलिसी के अगेंस्ट में हुआ है, यहाँ पर उन्होंने कितना पॉलिसी बेचा है बता दिया। नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है 528, तो डिवाइड करेंगे 528 पॉलिसी से। फोर 4,470,3.79, 4,470,3.79, तो ये आ गया कॉस्ट पर पॉलिसी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड हम लोग को बोला है कॉस्ट पर इंश्योर्ड वैल्यू, ऐसा जो कि 1320 है इंश्योर्ड वैल्यू, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, मतलब जो इंश्योर्ड वैल्यू देने का बात हुआ है उसका कॉस्ट कितना आएगा 1 रुपए में। ठीक है, वो हमें देखना है। तो वैसे तो टोटल हमारा कॉस्ट लग रहा है 2,36,03,600,
और इसके एगेंस्ट में इंश्योर्ड वैल्यू है 1320 करोड़, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो फिर 1 रुपये का कितना हो जाएगा, डिवाइड करने से ही पता चलेगा। तो 2,36,03,600 divided by 1320, 171320 करोड़ है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर भी तो हमारा करोड़ ही है, तो ये आ रहा है 17, एक सेकंड, गलत डेटा लिख लिया क्या, नहीं ये तो ठीक है। अच्छा, ये करोड़ में है और ये करोड़ में पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर करोड़ मतलब यहाँ और इसके पीछे जो है हम लोग का 70 जाना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा, या फिर उसको पॉइंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी पॉइंट में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। 2,36,306 करोड़, 2,36,306 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 के पीछे 70 लगाएंगे, ये देखो 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो ये आ गया 2.36 इतना करोड़ आ रहा है, ठीक है, रुपीज 2.36036, ठीक है, इतना करोड़। अब ये फॉर्मेट जैसे उसी में करना पड़ेगा, या दोनों, या तो दोनों को करोड़ में पूरा ट्रांसफर कर लो, या फिर ऐसे अगर लिखना है तो दोनों में लिखना पड़ेगा ना, तभी डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 1320, तो 0.0017, तब जाके सही आंसर आएगा। ₹0.00178, मतलब हम लोग इसको 18 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू का कॉस्ट हमारा पर रुपी कितना आएगा, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का जो पैटर्न है, ठीक है, वो सिंपल है, मतलब थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कोई रूल्स नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने का, कि हम बताएं कि इस तरीके से तुम लोग को इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग, ये वाला हो गया, 30 नंबर हम लोग कर चुके हैं। मैम लास्ट पेज टेक टू। 13 नंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, लोन डिपार्टमेंट का था। 14th भी कर लिया था, इलेक्ट्रिसिटी, और 15th नंबर वाला भी कर लिया था, ठीक है। होएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलें, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कौन सा करेंगे, तो एक काम करते हैं, 4th नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम है, तो पहले हम छोटा वाला क्वेश्चन ही ले रहे हैं, जितना होगा उसके बाद ही हम लोग बाकी जो भी होगा वो करेंगे। तो 4th नंबर वाला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा pertaining to the year 2022-2023, 2022-23 का हमारे पास डेटा है, प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर बाय चंबल थर्मल पावर स्टेशन। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन 14 या 15 नंबर पे किया था, उसी तरीके का हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिक्स्ड वेरिएबल में डिवाइड करके कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम ये करके दिखा देते, शायद इसके पहले वाला मैंने नहीं किया था जो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन से किया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर, कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। तुम लोग और भी अच्छे से लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ चंबल थर्मल पावर स्टेशन। सबसे पहले पर्टिकुलर्स और रुपीस। अच्छा, क्या क्या कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल पावर जनरेटेड इतना बोला है। अच्छा, ये पूरे 1 ईयर का डेटा है, 2022-23 से ये पता चल रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड में हम लोग का क्या क्या खर्चा जाएगा,
बोला है ऑपरेटिंग लेबर है, रिपेयर मेंटेनेंस हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस में दे सकते हैं, ठीक है, या फिर वेरिएबल में दे सकते हो लुब्रिकेंट्स, और ये तो वेरिएबल में ही जाएगा। प्लांट सुपरवाइजर और सुपरविजन, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा। और ऑपरेटिंग लेबर यानी जो काम से जुड़े हुए लेबर है, ऑपरेटिंग लेबर, ये जो है हम लोग का यहाँ पर ही आ जाएगा, फिक्स्ड वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग लेबर। ऑपरेटिंग लेबर है 15 लाख, ठीक है, ऑपरेटिंग लेबर 15 लाख। फिर जो है प्लांट सुपरविजन 3 लाख। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन 20 लाख। और कोई फिक्स्ड खर्चा है यहाँ लिख देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट लिखा नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग, ठीक है, अभी मैंने फिक्स्ड ही लिख लिया, तो तुम लोग भी वो लिख सकते हो या स्टैंडिंग भी लिख सकते हो। यहाँ पर बोला है एक डिप्रिशिएशन 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 2 करोड़, तो वो भी लगाना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन हो जाएगा 2 करोड़ पे 5%, तो 2 करोड़ पे 5% मतलब ये हम लोग का हो जाएगा 10। तो टोटल कर देते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगा, 10, 20, 30, 40, 48 लाख टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, जो थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चलेगा तो ही खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं लुब्रिकेंट, स्पेयर एंड स्टोर्स। ठीक है, ये हम लोग को बोला है 4 लाख, ये 4 लाख का खर्चा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस भी हम वेरिएबल में दे देते, चाहो तो रिपेयर मेंटेनेंस का अलग हेडिंग करके दे सकते हो, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये वेरिएबल है तो इस बेसिस पे हम दे दे रहे हैं, ठीक है। ये तो फिर से और एक बार एक हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा, तो रिपेयर मेंटेनेंस मैंने लिख दिया, चलो 5 लाख, ठीक है। वो हेडिंग के अंदर भी तो नाम वही आने वाला है और कुछ नहीं। और एक वो कोयला का खर्चा है, कोयला कंज्यूम कैसे होता है, बोल रहा है कि पर किलो ऑफ कोल कंज्यूम फॉर 5 किलोवाट पावर जनरेट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब 5 किलोवाट के लिए 1 केजी कोयले का यूज होता है, जो कि 4.25 पर केजी करके मिलता है। मतलब 5 किलोवाट पावर जनरेट करने पे हम लोग का जो एक्सपेंस होगा वो 4.25 है। तो टोटल 10 लाख किलोवाट आवर पावर जनरेट हुआ है, तो कितने रुपए का कोयले का खर्चा होगा, तो 5 किलोवाट के लिए 4.25 रुपीज का खर्चा, तो 1 के लिए 4.25/5, तो 10 लाख के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 10 लाख, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो 4.25, यहाँ पर 4.25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 लाख, ठीक है, ये हो गया कोल कॉस्ट, ठीक है, ये वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 4.25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 लाख, 8,50,000। तो टोटल वेरिएबल हो गया 5 + 4 9, 9 और 8 हो जाएगा 16, 17,50,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल जो है कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल करेंगे तो ये हो गया 17, और ये 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तो नहीं आएगा, टोटल कितना हो गया 65,50,000, ठीक है। अब हम लोग को निकालने बोला है कॉस्ट पर किलोवाट आवर, यहीं पर निकाल देते हैं। तो ये जो कॉस्ट इनकट हुआ है 65,50,000, ये पूरे ईयर का इनकट हुआ है, और जिसमें 10 लाख किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब
1 किलोवाट आवर प्रोडक्शन करने का कितना खर्चा है वही हमें पूछा है। तो ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 जीरो तो हट जाएगा, 100 से डिवाइड, मतलब ये आ जाएगा 6.55 आएगा शायद, 6.55 किलोवाट आवर। हम एक बार चेक कर लेते हैं, 65 लाख 50 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 6.55 सही आया, 6.55 मतलब 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खर्चा हो जाएगा 6.55 रुपीस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बाद। देखो इसके बाद हम लोग को दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, देखने में बड़ा है लेकिन उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। एक कंपनी इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर convenience facilities for its sales personnel who has to do considerable traveling approximately 20,000 kilometers every year। बोल रहा है कि कंपनी ने सोचा है कि हम ऑल्टरनेट प्रपोजल्स देंगे अपने जो लोग काम करते हैं ना उनको, मतलब स्पेशली जो ट्रैवल करते हैं कंपनी के पर्पस पे, कंपनी बोली वहां जाओ यहाँ जाओ, ठीक है, तो जो ट्रैवल करते हैं कम से कम 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर, मतलब जिनका ट्रैवलिंग जो ड्यूरेशन है वो अगर ईयरली 20,000 किलोमीटर होता है, तो कंपनी बोल रही है हम लोग ये कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जाने आने का, यानी कि कन्वीनियंस फैसिलिटी। और उसमें वो लोग जो है अलग अलग प्रोपोजल सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या ऑप्शंस हम लोग ले। तो प्रोपोजल क्या है, कंपनी सोच रही है कि परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कार इज 6 लाख। कंपनी सोच रही है कि हर एक एम्प्लॉय को क्या हम लोग खुद से कार खरीद के और उसको यूज करने के लिए दे दे, बोल रहे हैं कि कार का खर्चा पड़ेगा 6 लाख। दूसरा ऑल्टरनेट है अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज इज ओन कार, या फिर हर एक एम्प्लॉय को ये बोल दे कि आप लोग अपना कार यूज करो एंड रिम्बर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ reimburse expenses at the rate of 10 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। या फिर हम लोग ये बोल दें कि अपना कार लेके आओ और जो भी खर्चा होगा वो 10 पर किलोमीटर करके दे देंगे और आपके कार का इंश्योरेंस का खर्चा भरेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली कंपनी बोल रही है कि अगर कोई अपना कार यूज करेगा, कंपनी सोच रही है कि अगर अपना कार यूज करने देंगे तो दो चीज का खर्चा दे देंगे, एक तो किलोमीटर पे 10 रुपए दे देंगे और दूसरा इंश्योरेंस का खर्चा दे देंगे। या फिर हायर कार फ्रॉम एन एजेंसी, एजेंसी से कार हायर कर लेंगे जिसका खर्चा होगा 1,80,1,80,000 पर ईयर पर कार, एक एक कार पे 1,80,000 का खर्चा आएगा। कंपनी विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कंपनी को क्या खर्चा बेयर करना पड़ेगा, पेट्रोल का, टैक्स का और टायर का। ठीक है, ये 3 ऑल्टरनेटिव है, कंपनी को कौन सा चूज करना चाहिए, तो वही चूज करना चाहिए जो कंपनी के लिए जो है कॉस्ट इफेक्टिव यानी चीपेस्ट होगा। द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। पेट्रोल मिल रहा है 6, पेट्रोल जो है 1 किलोमीटर जाने पे 6 रुपए का पेट्रोल खर्चा होगा, 6 रुपीज पर किलोमीटर। टायर 0.12 पर किलोमीटर, टायर का खर्चा हो जाएगा 1 किलोमीटर जाने से 0.12। टैक्सेस जो है 800 पर कार एंड पर एनम, टैक्स का खर्चा है 800 पर कार, एक कार पे एक साल का। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस 0.20 पर किलोमीटर। तो एक चीज देखो, कुछ खर्चा तो हमें 1 किलोमीटर के बेसिस पे दिया हुआ है, कुछ खर्चा हमें ईयरली पर कार का दिया हुआ है। इंश्योरेंस इतना पर कार पर एनम, ये भी पर कार का दिया हुआ है। लाइफ ऑफ कार 5 years विथ एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर। ठीक है, कार का जो लाइफ है वो बोल रहा है 5 years है और माइलेज जो है वो एनुअली मतलब 1 ईयर का माइलेज, मतलब 1 ईयर में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। ये कौन सी गाड़ी का बात हो रहा है, ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन कंपनी खुद कर रहा है, मतलब कंपनी अगर गाड़ी खरीदेगा तो उसका बात हो रहा होगा, क्योंकि अगर कोई इंप्लॉय खरीदेगा तो गाड़ी का माइलेज वगैरह वही सोचेगा। अगर सेकंड ऑप्शन में ये बात जाता, और थर्ड ऑप्शन में तो हम लोग कार हायर करने वाले हैं ऐसा सोच रहे हैं, तो उसमें भी माइलेज वगैरह तो उनको सोचना है जो कार हायर पे देते हैं, उसके साथ तो इनका कोई लेना देना नहीं है।
फिर बोल रहा है रीसेल वैल्यू 80,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ये भी फर्स्ट प्रपोजल यानी फर्स्ट ऑप्शन के लिए होगा, ठीक है, कि 80,000 जो है एट द एंड ऑफ 5th ईयर रेसिडुअल वैल्यू होगा। मतलब जो कार खरीद के अगर देंगे एम्प्लॉय को, तो उस केस में बोल रहा है कि जो स्क्रैप या रीसेल वैल्यू जो है वो 80,000 होगा 5th ईयर के एंड में, क्योंकि 5 साल ही गाड़ी चलेगा। वर्क आउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द 3 प्रपोजल एंड रैंक देम। हमें बोला है कि सबका कॉस्ट निकालो और उसका रैंकिंग दो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 proposal and their ranking। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखो क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स, उसके बाद पर कार पर एनम, तो पर कार पर एनम ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन जो है यूज ऑफ कंपनीज कार, यूज ऑफ कंपनीज कार, मतलब कंपनी कार खरीदेगी और वो यूज करने के लिए बोलेगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यूज ऑफ ओन कार, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो ये ट्रैवलिंग करते हैं, उनको ही बोल देगी कि अपना कार खरीदो और क्या क्या देगी वो बता देगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का कॉस्ट ऑफ, ये या फिर कॉस्ट में यूज ऑफ हायर कार, ठीक है। ये 3 जो ऑप्शंस है उसको मैंने अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग का खर्चा क्या क्या होगा, तो हम यहाँ पर खर्चे को वही फिक्स्ड और वेरिएबल में डिसाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स चार्जेस, ठीक है। फिक्स चार्जेस में हमारा क्या है, चाहे कोई भी ऑल्टरनेटिव हो, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फिक्स चार्जेस ओवरऑल है। अब जो जहां एप्लीकेबल होगा वहां करेंगे, ठीक है। तो फिक्स चार्जेस में अगर देखोगे तो टैक्स है, इंश्योरेंस है, ठीक है। पेट्रोल भी नहीं होगा, टायर भी नहीं होगा, टैक्स होगा, इंश्योरेंस होगा और डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे टैक्स, इंश्योरेंस और डिप्रिशिएशन। पहले डिप्रिशिएशन लिख लेते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस और उसके बाद टैक्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फिक्स्ड। और वेरिएबल में यानी वेरिएबल या फिर रनिंग एंड मेंटेनेंस जो भी बोल सकते हो वो भी लिख सकते हो, रनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। रनिंग एंड मेंटेनेंस में क्या क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, टायर आ जाएगा, पेट्रोल टायर, और एक है रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, और एक अलग से ही खर्चा लिखना पड़ेगा जो कि है हायर चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ हायर चार्जेस, ये अलग से ही लिखेंगे, ठीक है। रिम्बर्समेंट ऑफ हायर चार्जेस। अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस में देखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस में डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन जो है कौन से केस में लगेगा, तीनों अल्टरनेट से। तो देखो, अगर कंपनी खुद गाड़ी खरीदेगा तो ही वो डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन रखेगा, अगर इंप्लॉय खरीदेगा तो वो डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन कंपनी नहीं रख रहा है, बता भी दिया है यहाँ पर, रखना भी नहीं चाहिए, जिसका गाड़ी वो रखेगा। और जो एजेंसी से गाड़ी भाड़े पे लेगा तो वो एजेंसी डिप्रिशिएशन चार्ज करेगा, कंपनी क्यों करेगा। तो कंपनी जो गाड़ी खरीद रहा है उस पे डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, तो कंपनी जो गाड़ी खरीद रहा है उसका कॉस्ट है 6 लाख और उस पे डिप्रिशिएशन जो है वो हम लोग का लगेगा यहाँ पर 5 इयर्स के लिए, ठीक है। और रेसिडुअल वैल्यू है 80,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना करके होगा, तो 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 5, 6 लाख माइनस 80,000
डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 1,04,000। ये पर एनम हो गया, क्योंकि ये जो 5 ईयर से डिवाइड कर रहे हैं तो पर ईयर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये पर एनम का ही कॉलम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1,04,000। ठीक है। अच्छा, अब इंश्योरेंस का देखते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा कितना हो रहा है। तो इंश्योरेंस का है 1200 पर कार पर एनम, तो ये भी पर कार का ही आया, तो इंश्योरेंस का हो जाएगा 1200। ठीक है। टैक्स का कितना हो जाएगा 800 पर कार पर एनम, तो वो लिख दिया 800 पर कार पर एनम। ठीक है, तो ये हम लोग का रुपीस में आ गया। अच्छा, अब जो है यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अगर खुद का कार यूज करेगा, कंपनी खुद का कार यूज करने के लिए देगा एम्प्लॉय को, तो ये खर्चा हम लोग को निकालना पड़ेगा पर किलोमीटर बेसिस पे। ठीक है, ये देखो सभी खर्चा हमें पर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि वेरिएबल खर्चे जो है ना वो हमें पर किलोमीटर पे दे रखे हैं, पर एनम पे नहीं दे रखा है। ठीक है, ये देखो पेट्रोल का जैसे दे रखा है। ठीक है, तो पेट्रोल का खर्चा है 6 पर किलोमीटर, चलो पहले वो लिख लेते हैं। तो पेट्रोल का पर एनम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा 6 पर किलोमीटर। टायर और रिपेयर मेंटेनेंस कुछ भी हम लोग पर एनम नहीं लिख सकेंगे। और ये लिख सकते हैं जो हायर चार्जेस है पर कार पर एनम, ये 1,80,000, ये हम लोग जो है पूरे 1 ईयर का लिख सकते हैं। अब अगर कार, अब यहाँ देखना है कि कंपनी का कार यूज होगा तो कौन कौन सा खर्चा जो है मतलब कंपनी को करना पड़ेगा। कंपनी अगर एम्प्लॉय को बोलेगी अपना कार यूज करो तो कौन कौन सा खर्चा, और अगर कार हायर करने बोलेगी तो कौन कौन सा खर्चा। ठीक है, तो कंपनी का कार अगर यूज करने बोलेगी तो कंपनी खुद का कार देगी तो क्या क्या खर्चा बेयर करेगी। तो कंपनी अगर खुद का कार देगी तो सबसे पहला उसका डिप्रिसिएशन लगेगा। अब डिप्रिसिएशन मुझे पर किलोमीटर पे निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1,04,000। ये जो है पूरे साल भर का, और पूरे साल भर में ये कितने ट्रैवल होता है 20,000 किलोमीटर, जिनका ये ट्रैवलिंग रेंज होता है उन्हीं को तो फैसिलिटी मिलता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना जो है कंपनी का कार जो है ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, पर किलोमीटर पे कितना खर्चा आएगा, पर किलोमीटर पे डिप्रिसिएशन का कितना खर्चा आएगा। तो पर किलोमीटर पे आ जाएगा 1,04,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो 5.2। ठीक है, 1 किलोमीटर पे कंपनी का ये खर्चा आएगा। इंश्योरेंस 1,200 है पूरे साल भर का, तो 20,000 किलोमीटर पे कितना आ जाएगा, तो 1,200 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये हो गया 0.06। ठीक है, 0.06, और 800 डिवाइडेड बाई 20,000। ठीक है, 800 डिवाइडेड बाई 20,000, 800 यहाँ पर आ रहा है, कैलकुलेटर नहीं तो नहीं आ रहा था। अच्छा, तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये देखो कंपनी अगर खुद कार खरीदेगी तो डिप्रिसिएशन का खर्चा बेयर करेगी, इंश्योरेंस का खर्चा बेयर करेगी, और टैक्स का खर्चा बेयर करेगी। ठीक है, ये स्टैंडिंग चार्जेस का मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर कंपनी बोलेगी एम्प्लॉय को भाई अपना कार खरीदो और ट्रैवल करो, हम तो 10 रुपए पर किलोमीटर पे दे देंगे और साथ ही साथ इंश्योरेंस का कॉस्ट बेयर करेंगे, मतलब डिप्रिसिएशन कंपनी के जो है कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इंश्योरेंस का खर्चा कंपनी बोल रही है कि हम बेयर करेंगे, तो इंश्योरेंस का खर्चा पर किलोमीटर 0.06 सेम मानेंगे क्योंकि कुछ हमें अलग डेटा नहीं दिया है। और टैक्स का खर्चा भी कंपनी बेयर नहीं करेगी। ये हो गया हमारे फिक्स्ड खर्चे में सेकंड वाले पॉइंट का। थर्ड वाला, अगर हायर चार्जेस में कंपनी गाड़ी लेती है तो कंपनी बेयर करेगी पेट्रोल, टैक्स और टायर का खर्चा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का भी नहीं करेगी और इंश्योरेंस का भी नहीं करेगी, पेट्रोल, टैक्स और टायर, तो टैक्स का खर्चा बेयर करना पड़ेगा। 800 डिवाइडेड में, मतलब ये हम लोग का हो जाएगा 0.04 ही आएगा, इसको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, हम यहीं से देख के लिख देते हैं 0.04। ये खर्चा कंपनी बेयर करेगी, कंपनी बोल रही है तो इसीलिए मैंने इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग रनिंग वाले खर्चे में आते हैं, तो रनिंग में पेट्रोल का खर्चा जो है, पेट्रोल का खर्चा कंपनी बेयर करेगी अगर कंपनी खुद का कार देगी, जो कि पर किलोमीटर पे 6 रुपीज। हम लोग को सभी पर किलोमीटर में निकालना है, तो मैंने देखो ऑलरेडी पर किलोमीटर ही लिख रखा है, तो ₹6 हो जाएगा। एक काम करते, कहीं रुपीज नहीं लिखा है, ऊपर कॉलम में ही मैंने रुपीज लगा देते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा ₹6। ठीक है, टायर का कितना हो जाएगा पर किलोमीटर 0.1,
और जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो है पर किलोमीटर 0.20 ये सारा खर्चा कंपनी को बेयर करना पड़ेगा अगर कंपनी अपना कार खरीद के एम्प्लॉय को देगी। और बोलेगी अगर खुद का कार यूज करो तो उसमें तो बता दिया था क्या बेयर करेगी, इंश्योरेंस और जो है 10 रुपीज पर किलोमीटर पे रिम्बर्स करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पेट्रोल का अलग से, टायर का, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब कुछ नहीं करेगी। और यूज ऑफ ओन कार के केस में कोई रिम्बर्समेंट नहीं है, लेकिन अगर इम्प्लॉय अपना कार यूज करेगा तो 10 रुपीज का रिम्बर्समेंट कर देगी कंपनी पर किलोमीटर बेसिस पे। ठीक है, अच्छा अब अगर कंपनी हायर पे गाड़ी लेती है किसी एजेंसी से तो पेट्रोल टैक्स और टायर का खर्चा बेयर करेगी। तो पेट्रोल टैक्स और पेट्रोल टायर, अच्छा ये टैक्स तो मैंने पहले ही कर दिया है, तो ये हो गया मेरा पेट्रोल का खर्चा और ये हो गया मेरा टायर का खर्चा। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होगा, टैक्स मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब हायर चार्जेस भी तो पे करना पड़ेगा। हायर चार्जेस है 1,80,000 पर कार पर एनम। ठीक है, तो पर किलोमीटर का कितना होगा वो निकालेंगे इस केस में, डिवाइडेड बाई 20,000 पर किलोमीटर का हो जाएगा, ये डिवाइड करने से 9 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा खर्चा पर किलोमीटर पे निकाल लिया। अब इसका टोटल करने से पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन में कितना आ रहा है, तो देखते हैं कितना आएगा। 5.2 प्लस 0.06 प्लस 0.04 प्लस 6 प्लस 0.12 प्लस 0.20, तो 11.62 पर किलोमीटर का खर्चा आएगा अगर कंपनी खुद का गाड़ी खरीद के देगी एम्प्लॉय को चलाने के लिए, मतलब यूज करने के लिए ट्रैवलिंग पर्पस पे। और 10 रुपीज, 10.06 और ये हो जाएगा 9 रुपीज, 6 रुपीज, 0.12 और 0.04, 15.16। ठीक है, अच्छा तो इसमें रैंकिंग देना है, तो सबसे चीपेस्ट कौन सा है, 10.06 है, तो ये रैंकिंग में 1 चला जाएगा। उससे थोड़ा बेटर ये दिख रहा है और सबसे खराब ऑप्शन ये वाला है क्योंकि इसमें पर किलोमीटर में ये खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला था, क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि वर्क आउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल एंड रैंक देम, तो हम लोगों ने रैंक दे दिया। ठीक है, अब ये मैंने रैंक जो है पर किलोमीटर बेसिस पे दिया है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको 20,000 किलोमीटर जाने का खर्चा भी निकाल सकते हो, तो 1 किलोमीटर का 11.62, तो 20,000 का कितना होगा उस हिसाब से भी बोल सकते हो। तो सबसे बेस्ट जो है वो सेकेंड ऑप्शन है, यूज कंपनी ये प्रपोजल देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को कि अपना कार खुद खरीदो और हम ये 10 रुपए पर किलोमीटर दे देंगे और इंश्योरेंस का खर्चा हम बेयर कर लेंगे। कंपनी ये ऑप्शन जो है ले सकती है क्योंकि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान है क्वेश्चन। इसमें बोला है मिस्टर एक्स ओन्स ए बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। बोल रहा है कि, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं करके ना हम ये 1 वाला करवाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें डिटेल्स, ये देखने में बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं उतना बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एसएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड ऑपरेट 110 किलोमीटर हाईवे, तो 110 किलोमीटर हाईवे बना है ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर का मतलब होता है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इस तरीके का जो है हाईवे वगैरह बनाता है तो पहले उनको जो है टोल लगाने के बाद जो खर्चा है, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो उनको रिकवर करने का मौका मिलता है। तो सरकार बोल देती है कि आप इतने साल ये ऑपरेट करो उसके बाद हम करेंगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो किए हो वो खर्चा निकालो। तो वो 25 ईयर्स, तो बिल्ट ऑफ जो है ना वो उसका कंसेप्ट ये होता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, नीचे ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। चलो, तो यहाँ पर बोला है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का मतलब बना दिया उसके बाद कुछ दिन अपने ऑपरेट करेगा, जिसने बनाया उसके बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा और ये 25 साल बाद होगा। ए ट्रैफिक असेसमेंट कैरिड आउट टू एस्टिमेट द ट्रैफिक फ्लो पर डे शोज द फॉलोइंग। बोल रहा है कि ट्रैफिक असेसमेंट हुआ था जहां पर दिखा कि ट्रैफिक का फ्लो कुछ इस तरीके से है। क्या है देखो, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि
टू व्हीलर 44,500 टू व्हीलर चलता है, कार और एसयूवी 3450 मतलब 3,450 चलता है, बस और एलसीवी 1800, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल 860। अब कुछ कॉस्ट बता दिया है कि क्या खर्चा हुआ था इस प्रोजेक्ट को, इस हाईवे को बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कॉस्ट का नाम दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बता दिया है 1,14,04,955, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1,120 लाख हैज टू बी इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोल प्लाजा। नीचे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बता दिया, वो भी हमें लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल स्पेसिफिकेशन, वेट, साइज, टाइम सेविंग्स, मतलब कितना भारी है गाड़ी, और अगर जितना बड़ा गाड़ी होगा हाईवे को क्रॉस करने में उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो गाड़ी का वेटेज और टाइम सेविंग्स के अकॉर्डिंग इन्होंने गाड़ी का जो है वेट निकाला है, मतलब ये जो है वेटेज दिया है कि टू व्हीलर 5%, कार 20%, बस जो है 30%, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल 45% ट्रेवल करता है। हम लोग को बोला है कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड, ठीक है। कंसेशन पीरियड मतलब वो 25 ईयर्स, क्योंकि 25 ईयर्स दिया गया है उनको। देखो, कंसेशन पीरियड इज ए पीरियड फॉर विच एन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अलाउड टू ऑपरेट एंड रिकवर्स इट्स इन्वेस्टमेंट, वही होता है बीओटी, ठीक है। 25 ईयर्स के बाद ही गवर्नमेंट के पास ये प्रोजेक्ट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड, ठीक है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तो हम लोग को गिवन ही है, ठीक है। अगर हमें पर डे का निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बता देते हैं। देखो, यहाँ पर हम पूरा डेटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड, कंसेशन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर और अमाउंट में क्या जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग का यहाँ पर जो खर्चा है ये लाइन बाय लाइन तुम लोग को लिख लेना है, मतलब 1 से लेके अप टू 9 तक लिख लेना है, ठीक है। तो 1 से लेके डॉट 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 9 तक तुम लोग को खर्चा लिखना है, जिसका टोटल आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,14,04,95.25, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये लिख लेना है, ठीक है। फिर ऐड कर दोगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोल प्लाजा कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रखा है, ओवरहेड बोल रखा है, हाँ, टोल प्लाजा ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोल प्लाजा ऑपरेशन, ठीक है। 1120.00, तो टोटल हो जाएगा 11,561.25, टोटल करोगे तो ये आ जाएगा। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बता दिया है। ये निकालने के बाद हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है सबसे पहले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशनल पीरियड, ठीक है। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशनल पीरियड, कंसेशनल पीरियड जो है वो हम लोग का 25 ईयर्स का है, ठीक है। तो हमें पर डे का बताना है। तो ये जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये पहले देखो कितने पीरियड का दिया है, मतलब ईयरली मंथली क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का ही कॉस्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर पर डे का कैसे निकालेंगे, 115615.25, ठीक है। ये पूरे 25 ईयर्स का दिया हुआ है, तो इसको डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो हमें 1 ईयर का मिलेगा, ठीक है। ये देखो, यहीं पर देखिए कैलकुलेट, हाँ, 115615, 1156 ठीक है, 0.25 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ₹4624.21 ये आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया पर एनम, डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे तो पर डे का आ जाएगा, तो 12.67 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को डिवाइडेड बाय हमें कर देना है
पर डे डिवाइडेड बाय 365 करना है। वैल्यू कितना आया था 4624.61, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का 12.67 पर डे, ठीक है। ये लेकिन इन लाख में है क्योंकि मेरा पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट इन लाख में था, ठीक है। तो ये वाला पूरा इन लाख में है तो हम लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट भी इन लाख में आएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट कैलकुलेट करने बोला है, देखो कि कंप्यूट टोटल फी टू बी चार्ज फॉर पर व्हीकल ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप का व्हीकल से हम लोग कितना चार्ज करेंगे इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टोल फी कितना हो जाएगा, टोटल टोल फी हो जाएगा कॉस्ट प्लस 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट है हम लोग का यहाँ पर, ये देखो पर डे का 12.67 इंटू 1 लाख कर देते हैं, लाख में है, प्लस 15% इंटू ये वाला ही वैल्यू 12.67 इंटू 1 लाख, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा हम लोग का, मेरा किया हुआ है तो वहां से लिख रहा है 14,57,050, ठीक है। तो कॉस्ट पर व्हीकल कितना आएगा, तो कॉस्ट पर व्हीकल आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो निकालना पड़ेगा, वो मैंने अभी नहीं निकाला, ठीक है। तो कॉस्ट नहीं, ये हो जाएगा टोल फी पर व्हीकल, टोल फी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ व्हीकल निकालना पड़ेगा जिसका प्रोसेस अलग होगा, तो वो हमें निकाल के देखना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो हम लोग का 1 ये इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, और 2 और एक इलास्ट्रेशन बचा हुआ है, आई थिंक 11 मुझे जितना याद आ रहा है, वो जो है एजुकेशन सेक्शन वाला, ठीक है। तो ये 3 जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am. मैम बाय मैम।